फटाफट लास्ट क्लास का रिकॉल करा देता हूँ कि हमने क्या क्या कर लिया था। हम पढ़ रहे थे अपना ऑल्टरनेटिंग करंट, और ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर मैंने तुम्हें बताया था कि जरूरी नहीं कि हमेशा जो करंट और ईएमएफ है वो सेम फेज में हो। तो इसलिए हमें हर एक सर्किट में बेसिकली यही चेक करना था कि ईएमएफ और करंट सेम फेज में है या नहीं। मैंने बोला था टोटल वैसे देखा जाए तो हम 6 सर्किट्स पढ़ेंगे, जिसमें से हमने 4 कर लिए हैं, फोर्थ वाला भी आधा ही किया था। तो एक बार रिकॉल कर लो। जैसे सबसे पहले मेरे को याद दिला दो, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के अंदर करंट सेम फेज में होता है या किसी और फेज में होता है? सेम सेम फेज। इस केस में हमने देखा था हमारे पास जो इक्वेशन आई थी, E इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट की इक्वेशन भी यही आई थी, I इन इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब करंट और ईएमएफ दोनों हमारे सेम फेज में थे। वेरेस फिर दूसरा हमने किया था प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो यार प्योर कैपेसिटिव सर्किट के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास जो करंट की इक्वेशन आ रही है, करंट की इक्वेशन आ रही है I इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू E नॉट बाय 1 बाय ओमेगा सी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो हमें पता चल गया था कि इधर बेसिकली जो हमारा करंट है वो लीड कर रहा है, कितने एंगल से लीड कर रहा है? बाय पाई बाय 2, 90 डिग्री से। और इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है और वो कैपेसिटर दे रहा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसकी वैल्यू हो गई थी 1 बाय ओमेगा सी, मतलब 1 बाय 2 पाई एफ सी। तो मेरे को बताओ ये कैपेसिटर हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट को पास करने देगा या डायरेक्ट करंट को पास करने देगा? सर ऑल्टरनेटिंग करंट। भाई वेरी गुड, कि डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी तो इसलिए ये उसको पास नहीं करने देगा, वेरएस ये ऑल्टरनेटिंग करंट को पास करने देगा ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल जतिन, बिल्कुल सही, बढ़िया यार, मतलब ये चीजें रिवाइज है। फिर थर्ड हमने किया था प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमारे पास करंट की इक्वेशन आई थी, I इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू E नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो इससे हमें पता चल गया था सबसे पहली बात कि भैया करंट हमारा लैग कर रहा है, और फिर से कितने एंगल पे लैग कर रहा है? दैट इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, हाँ सॉरी, मतलब ये भी कह सकते हो कि हमारा ईएमएफ लीड कर रहा है बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। और एक मिनट तो करंट लैग कर रहा है बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री या ईएमएफ लीड कर रहा है बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। और हमें पता चल गया कि इस केस में जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा, जो इंडक्टर करेगा, दैट इज बेसिकली ओमेगा एल या फिर 2 पाई एफ एल। तो इंडक्टर कौन से करंट को इजीली पास करने देगा और कौन से करंट को रोक देगा? डीसी को पास भाई बिल्कुल, डीसी के केस में फिर से वही बात, फ्रीक्वेंसी 0 तो एफ 0, और मतलब हमारे पास एक्स एल की वैल्यू 0, तो ये इसको पास करने देगा। वेयरएस ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ये उसको पास नहीं करने देगा। तो ये फिर से मेरा ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी को पास नहीं करने देगा। यहाँ तक चेक करो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ वाला सर्किट अभी थोड़ा सा फिर से पढ़ना है तो चेक करते जाओ। यहाँ तक फेजर डायग्राम सबको इजीली याद है, फेजर डायग्राम, क्योंकि उसका फिर से काम आएगा। यस सर। चलो तो आ जाओ भैया, फिर से एक डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी हमने फोर्थ वाला डिस्कस कर लिया था, थोड़ा सा उस पर डिस्कशन बाकी था। भैया फोर्थ वाला था हमारे पास आरएल सर्किट, मतलब हमने सीरीज और इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, आरएल सर्किट। तो मैंने कहा था कि यार ये हमारे पास कोई एक रेजिस्टेंस, उसको इंडक्टर से कनेक्ट कर देंगे और फिर ये एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्टेड है। तो ये हो गया हमारे पास एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स E। इसकी इक्वेशन अभी भी सेम, E इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ये इतना भैया क्यों हैंग करने पे तुला हुआ है?
साइन ओमेगा टी। ये हमारा रेजिस्टेंस और ये हमारा इंडक्टर। भाई इक्वेशन अगर याद करो, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, उस पोटेंशियल ड्रॉप को हम लिख देंगे वी आर, फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा जिसको हम लिख देंगे कुछ ना कुछ वी एल। भैया इक्वेशन सबको याद या रिवाइज करानी पड़ेगी? Yes, sir. चलो yes. फिर मैंने आपको कहा था कि जो हमारे पास ईएमएफ होगा, टोटल ईएमएफ, वो होगा वी आर प्लस वी एल। लेकिन इधर चीजें सेम फेज में नहीं होती, तो ये नॉर्मल एडिशन नहीं है, ये हमारे पास वेक्टर एडिशन है, वेक्टर एडिशन। सिमिलरली मैं लिख सकता हूं E नॉट इज इक्वल्स टू पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस प्लस पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर। अब अगर आप फेजर डायग्राम के हिसाब से देखते तो हमने इसको कैसे सॉल्व किया था? भाई फेजर डायग्राम में E इन तो यही बनेगा, वी आर तो यही बनेगा, वी आर, लेकिन वी एल किधर बनना चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में? फिर से चेक करो, याद करो। सेकंड क्वाड्रेंट। Second quadrant. भाई सेकंड क्वाड्रेंट में। क्यों सेकंड क्वाड्रेंट में? क्योंकि जहां पे वी आर है वहीं पे करंट होगा, तो करंट तो अभी भी यही है, लेकिन हमें पता है इंडक्टर के केस में ईएमएफ लीड करता है और करंट लैग करता है, तो हमारा जो वी एल होगा वो बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, तो इसीलिए हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई थी कि E नॉट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ VOR स्क्वायर प्लस VOL स्क्वायर। बस मेरे ख्याल से मैंने आपको यहीं तक कराया था, है ना? Yes, sir. Yes, sir. चलो डन। तो देखो यार इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे यार। E नॉट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ VOR और VOL की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। VOR की जगह क्या मैं लिख सकता हूं? I नॉट इंटू R, इसका होल स्क्वायर। सिमिलरली VOL की जगह क्या लिख सकता हूं? I नॉट इंटू इसका रेजिस्टेंस दैट इज XL का स्क्वायर। यार एक बार चेक करके बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट? No, sir. तो No, यार sir. वेरी गुड, E नॉट एज इट इज हो गया, इसमें से बाहर आ जाएगा हमारा I नॉट, क्योंकि I नॉट कॉमन लेके बाहर आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा हमारे पास R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। फिर से अगर मैं कंपेयर करूं, हमारे पास I नॉट की इक्वेशन होनी चाहिए E नॉट डिवाइडेड बाय जो भी आए, तो इधर हमारे पास डिवीजन में क्या आ रहा है? इधर भैया हमारे पास डिवीजन में ये पूरे स्क्वायर रूट वाला टर्म आ रहा है, दैट इज R नॉट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। तो यार मेरे को बताओ इस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया फिर? व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट? क्या कह सकता हूं, जो भी ये स्क्वायर रूट में डिनोमिनेटर में आया, बेसिकली ये टोटल रेजिस्टेंस है, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। Yes, sir. इस टोटल रेजिस्टेंस को जो इस सर्किट का आ रहा है, इसको इंडिकेट करेंगे अब Z से, और इधर हमारा Z क्या कहलाएगा? Z हमारा कहलाएगा इम्पीडेंस। अब चेक करके बताओ किस किस को डाउट है, क्या क्या चीज नहीं समझ में आई? Sir, cleared. क्लियर है? चलो कंप्लीट करो इसे। भाई जैसे सबका हो जाए बता देना। डन, चलो गुड। अब यार देखो इसमें हमें क्या क्या करना है। हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस तो आ गया, लेकिन अब है ना तुम्हें इस केस में एक फाइनल एंगल भी निकालना पड़ेगा, फाइनल एंगल। तो जरा उसको समझने की कोशिश करो। अब यही थोड़ा सा हल्का सा बस कंफ्यूजिंग है, बाकी तो सब कुछ हलवा ही है, देखा जाएगा। यार अगर आपको देखा हो, इधर आ गया था VR और इधर आ गया था मेरे पास VL, दोनों की वैल्यू सेम तो नहीं है। अगर दोनों की वैल्यू सेम होती तो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हुई हैं कि अगर दो क्वांटिटीज हैं, दोनों की वैल्यू सेम है और 90 डिग्री पे है, तो हमारे पास रिजल्टेंट कितना आता है? भाई किसी ने कुछ नहीं बोला, ये क्या बात हुई? उसी वैल्यू के बराबर। तो 120 डिग्री पे आता है सर √2f।
√2f। वेरी गुड। मैंने आपको बता रखा है कि भैया अगर दो वेक्टर्स इक्वल हो, मतलब दोनों की वैल्यूज इक्वल हो और ये दोनों 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हो, तो इस केस में जो रिजल्टेंट आता है वो √2 टाइम्स आता है। 60 डिग्री के लिए √3 टाइम्स और 120 डिग्री के लिए सिंगल सेम वैल्यू के बराबर। तो यार इधर भी है ना कुछ ऐसा ही है, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, तो इधर डायरेक्टली ये वाला कॉन्सेप्ट इधर अप्लाई मत कर देना। तो अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूं, तो रिजल्टेंट मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं, इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में से निकलेगा। उसके पास ज्यादा होगा जिसकी वैल्यू ज्यादा है। जैसे अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है तो ये रेजिस्टेंस की तरफ आएगा, अगर XL की वैल्यू ज्यादा है तो ये XL की तरफ आएगा। क्या चीजें क्लियर हो रही हैं? Yes, sir. Yes, sir. तो सपोज मैंने कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो, तो सपोज मैंने ड्रॉ कर दिया इसको VR की तरफ, भैया मैंने इसको ड्रॉ कर दिया VR की तरफ। चेक करके बताते जाओ यहां तक क्या क्या डाउट है। भाई किसी ने कुछ नहीं बोला, क्या कोई डाउट है? No, sir. No, sir. No, sir. यार एक मिनट रुकना, ये फिर हैंग हो गया, ये क्या बदतमीजी है। हाँ, चल गया। तो यार ये तो है नेट EMF। अब मेरे को बताओ इस नेट EMF की वैल्यू हम अभी पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, और जो ये पीछे फॉर्मूला लिखा है ये बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम से ही तो लिखा है। भाई मैं इस VL का यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ कर दूंगा, तो ये हो जाएगा VL, बेस हो गया VR, तो क्या मेरे पास E नेट की वैल्यू निकल जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से? Yes, sir. Yes, sir. आकाश फिर से रिपीट कर रहा हूं, चेक कर लो। आकाश ये चीज समझ में आई कि भैया VR और VL इनका मैंने नेट निकाल दिया, रिजल्टेंट दैट इज E नेट। Yes, sir. अब आकाश मैं क्या कह रहा हूँ यार, इसको हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मेरे पास ये एक क्वांटिटी आ रही है विच इज पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो इसको तुम R इंडिकेट कर लो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पोटेंशियल मार्क नहीं कर रहा, अब मैं रेजिस्टेंस मार्क कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस। इसी के 90 डिग्री पे क्या चल रहा था, इसी के 90 डिग्री पे इंडक्टर, इंडक्टर का रेजिस्टेंस किससे ड्रॉ करते हैं, XL से। चीजें क्लियर हुई यहां तक भी? Yes, sir. इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं ना कहीं यहां आया, ये रिजल्टेंट है मतलब नेट रेजिस्टेंस, तो ये नेट रेजिस्टेंस हो गया Z। मेरे को बताओ Z की वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली तुमने ये इस वाले फॉर्मूले से। बेसिकली देखा जाए तो ये पाइथागोरस फॉर्मूला है। कैसे पाइथागोरस फॉर्मूला है, इस XL का पैरेलल ड्रॉ कर दो यहाँ पे, तो मैंने इस XL का पैरेलल ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, तो मेरे को खुद देख के बताओ भैया ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना या नहीं बना? Yes, sir. राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। XL का पैरेलल ड्रॉ किया था, ये XL है, तो Z की वैल्यू निकालनी थी, तो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। वैल्यू तो निकल गई, लेकिन मेरे को है ना डायरेक्शन भी निकालनी है। तो डायरेक्शन का मतलब मेरे को ये एंगल निकालना है, और इस एंगल को हम इंडिकेट करेंगे फाई से। अब ये फाई है ना आगे जाके बड़ा काम आएगा, कब आएगा अभी वो देखेंगे, अभी तो बस तुम कैलकुलेट करके छोड़ दो। तो तुम्हें क्या कैलकुलेट करना होगा, इस केस में तुम्हें दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैलकुलेट करने हैं, एक tan फाई कैलकुलेट करना है और एक cos फाई कैलकुलेट करना है। तो मेरे को बताओ tan फाई कितना आ रहा है और cos फाई कितना आ रहा है? भाई सब लोग tan फाई कितना आ रहा है, cos फाई कितना आ रहा है, जल्दी। So, tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, XL by R. वेरी गुड। cos फाई ज्यादा जरूरी है, cos फाई बता दो R by Z. भाई, वेरी गुड। R बाय Z मतलब R डिवाइडेड बाय रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। चेक करके बता दो किसी को कोई दिक्कत है इस चीज में? ये जो ट्राइंगल हमने बनाया है, ये ट्राइंगल हमारा कहलाता है इम्पेडेंस ट्राइंगल, क्योंकि रेजिस्टेंस वगैरह लिए ना सारी तरफ, तो इसलिए इम्पेडेंस ट्राइंगल। चलो कंप्लीट करो। अब हमें हर केस में यही फाइंड करना है बेसिकली, मेरे को cos फाई कैलकुलेट करना है, और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ cos फाई बेसिकली क्या दे रहा है हमें, आगे चल के ये बता भी दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। cos फाई इज बेसिकली कॉल्ड एज पावर फैक्टर, तो मेरे को हर केस में बेसिकली पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है। चलो भैया थोड़ी स्पीड बनाना ताकि हम आज सारे सर्किट्स कंप्लीट कर सके। Done, sir. चलो No, sir, wait. आकांक्षा मैडम, चल भाई सब लोग चेक करके बताओ किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या?
खुशी, कोमल, कौसर, सर क्लियर है। क्लियर है? बढ़िया। डन सर, थैंक यू। चलो चलो बढ़िया, गुड जतिन भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं यार अब नेक्स्ट वाले सर्किट पे। ये हमारा फोर्थ हो गया था। फिफ्थ वाला सर्किट है आरसी सर्किट। आरसी सर्किट तो मतलब समझ लीजिए आप, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और उसको कनेक्ट कर दिया भैया हमने एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स से। फिर से बस फटाफट अब मेरे को बोलने देना, पूरी इक्वेशंस सेम सी चल रही हैं, कोई डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है। ये रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर। तो फिर से क्या करेंगे भैया, इधर ले लेंगे वी आर, इधर ले लेंगे वी सी, इधर ई एम एफ है, तो हम कह देंगे कि भैया ई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट आर प्लस वी नॉट सी। लेकिन ये होगा वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर एडिशन होगा तो अब हमें ड्रॉ करना पड़ेगा फेजर डायग्राम और चेक करना पड़ेगा कि एंगल कितना आ रहा है, तभी हम रिजल्टेंट कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यार इधर मैंने ड्रॉ किया, वी आर के साथ तो कोई छेड़खानी करनी ही नहीं है क्योंकि वी आर सेम एंगल बनाएगा हमेशा ओमेगा टी। अब मेरे को इतना चेक करके बताओ वी सी किधर ड्रॉ होना चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट? सर फोर्थ क्वाड्रेंट। भाई फोर्थ क्वाड्रेंट। क्यों फोर्थ क्वाड्रेंट? क्योंकि हमारा जो करंट है वो तो वी आर के ऊपर ही ड्रॉ होगा, क्योंकि वी आर और करंट सेम फेज में होते हैं। अब हमें पता है कैपेसिटर के केस में करंट लीड करता है, तो मतलब ईएमएफ लैग करता है। ईएमएफ लैग करता तो मतलब ईएमएफ को इधर पीछे होना पड़ेगा, दैट इज वीसी। अब फिर से वही वाली बात है कि इन दोनों के बीच में जो एंगल आ रहा है वो 90 डिग्री आ रहा है। तो अगर मैं रिजल्टेंट निकालने की बात करूं तो रिजल्टेंट होगा ई नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, भैया फिर से वही आई नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस आई नॉट एक्स सी का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं, आप भावनाओं को समझ जाना भैया। आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में नीचे क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। किसी को दिक्कत तो नहीं है? मैंने डायरेक्टली स्टेप लिख दिया, आई नॉट कॉमन लेके बाहर करना। नो सर। तो नो इस सर। बढ़िया। तो इस केस में इंपेडेंस कितना आ रहा है भैया, जो ये डिनोमिनेटर में है बेसिकली यही इंपेडेंस है। तो स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, ये हो गया इसका इंपेडेंस। फिर से अगर मैं इसमें बात करूं नेट की, तो जैसे मैंने कहा कि भैया नेट निकालने के लिए या तो ये वीसी की तरफ आएगा या वीआर की तरफ आएगा। जिस साइड आपको ड्रॉ करना है आपकी मर्जी भैया, आप किधर ड्रॉ कर दो। तो मैं हल्का सा वीआर की साइड ड्रॉ कर रहा हूँ, बाकी जैसे मैंने कहा कंप्लीटली योर चॉइस, आप चाहे तो वीसी की साइड ड्रॉ कर देना। ये हो जाएगा ई नेट। तो फिर से हम क्या करेंगे, इधर वीसी का पैरेलल ड्रॉ कर देंगे ताकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया वीसी का। इसी ट्राइंगल को अगर मैं आगे वाली स्लाइड में बनाऊं, ये वी आर था, ये मेरे पास वी सी था, इन दोनों का रिजल्टेंट आया ये। हमने वी सी का पैरेलल ड्रॉ कर दिया और इसको राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की कोशिश करी है भैया, ये बना दिया मैंने राइट एंगल ट्राइंगल। ये होगा रेजिस्टेंस, ये होगा एक्सी और ये होगा इंपेडेंस जेड। फिर से इस केस में क्या करना है यार, इस केस में आपको फिर से वही भैया फाइंड करना है cos फाइव, tan फाइव, cos फाइव। मेनली तो cos फाइव कैलकुलेट कर दो क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। तो भैया मेरे को बताओ इस केस में इंपेडेंस ट्रायंगल से cos फाइव की वैल्यू कितनी आ रही है? कोई रिप्लाई नहीं आया भैया, cos फाइव की वैल्यू कितनी आ रही है? सर आर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी अपॉन सर एक्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos फाइव हो जाएगा r डिवाइडेड बाय, याद रखना इसकी वैल्यू हमेशा r डिवाइडेड बाय z ही आएगी। कॉस फैक्टर की पावर फैक्टर की वैल्यू हमेशा r डिवाइडेड बाय z ही आएगी। बस आपको ये चेक करना है कि z कितना है। तो z तो अभी कैलकुलेट करके दिखाई दिया ना, z है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, बस इतना ही डिफरेंस है। भैया डन, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें भी? नो सर। डन। अब बस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा टेढ़ी खीर जो है वो है लास्ट वाला भैया, दैट इज एलसीआर, तीनों का सीरीज कॉम्बिनेशन। वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और वही सबसे ज्यादा डिफिकल्ट भी था। प्रीवियस स्लाइड ये लो भैया, प्रीवियस स्लाइड।
हाँ बाकी 10 निकालना प्रतिभा, बिल्कुल सही, 10 आएगा XC/R, बिल्कुल सही। 10 पता है क्यों निकलवाया है मैंने? 10 से है ना हम चीजें जल्दी से कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि 10 के अंदर इम्पिडेंस ही नहीं चाहिए, 10 के अंदर डायरेक्टली XC/R चाहिए। तो कभी कभी हम पता है क्या करते हैं, हमें इम्पिडेंस निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने डायरेक्टली XC की वैल्यू रखी, वो क्वेश्चन में गिवन होगी, R की वैल्यू रखी और इससे डायरेक्टली फाई कैलकुलेट हो गया। उस केस में जल्दी हेल्प कर रहा है। डन सर। प्रकाश जैसे तुम्हारा हो जाए तुम भी बता देना। Done, sir. चलो तो आ जाओ भैया फिर अब लास्ट वाले सर्किट पे। लास्ट वाला सर्किट हमारा LCR सर्किट। तो भैया ये डायग्राम, और इसमें अब हमारा फेजर डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा भैया, तो चेक करते रहें। ये यार 1 मिनट क्या है, ऑल्टरनेटिंग सोर्स E, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया रेजिस्टेंस, फिर मैंने ड्रॉ कर दिया इंडक्टर एंड देन कैपेसिटर LC। तो इधर हो जाएगा VR, इधर हो जाएगा VL और इधर हो जाएगा VC। अब की बार इक्वेशन बनेगी E नॉट या E इज इक्वल्स टू VR प्लस VL प्लस VC, और इन सबका बेसिकली है वेक्टर सम। इक्वेशन चेक करके बताओ किसी को इक्वेशन में कोई डाउट है? नो सर। नो सर। चलो भैया फेजर डायग्राम। यार VR तो जैसे कि मैंने कहा इधर ही बनेगा। अब इसके ऊपर पहले करंट भी मार्क कर देता हूं, हमें पता है करंट VR के ऊपर ही बनता है क्योंकि सेम फेज में है भैया। ये तो ये हो गया हमारे पास I। अब पीछे वाले डायग्राम्स को बेसिकली क्लब करना है, एक ओ करना है। तो हमने क्या किया भैया, अगर मैं VL मार्क करूं तो VL किधर होना चाहिए? इंडक्टर के केस में सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि इंडक्टर के केस में करंट लैग करता है। वेरस VC मार्क करूं तो वो कहां होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर एक चीज ध्यान दो, हमारा जो VL है और जो VC है ये एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, क्योंकि VL को भी 90 डिग्री बनाना है करंट से और VC को भी 90 डिग्री बनाना है करंट से, तो ये एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। अगर ये एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं तो फिर भैया ये ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे? Subtract. तो हमें पता है भैया, मैंने आपको बता रखा है कि जब भी डायरेक्शन सेम हो कोई रूल नहीं लगाना, डायरेक्टली ऐड कर दो। डायरेक्शन अगर एग्जैक्टली अपोजिट है कोई रूल नहीं लगाना, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इधर भी वही करेंगे। यहाँ तक नोट डाउन करो, इतने देखते हैं क्या डाउट है। हम सर्किट को सीरीज में ही क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? लाइक अभी LCR भी सीरीज में ही कनेक्ट किए हैं। एनी साइंटिफिक रीजंस? बिल्कुल साइंटिफिक रीजंस है। अभी देखो आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा कि हम इसको सीरीज में ही क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल में वगैरह में क्यों कनेक्ट नहीं कर रहे। प्रतिभा आपको ये डाउट है ना कि हम पैरेलल में क्यों कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, सीरीज ही क्यों चल रहा है सब कुछ? चलो भाई, तो यार इधर क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे VL प्लस VC वाले को। तो भैया हमें देख रहा है कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। इन दोनों का नेट किधर आएगा? इन दोनों का नेट यार जो बड़ा होगा उसकी साइड जाएगा। तो जनरली हम है ना VL को बढ़ा लेते हैं, लेकिन अगेन वही डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अगर VC बड़ा है तो जो ये इन दोनों का नेट है वो डाउनवर्ड्स आ जाएगा। चेक करो, ये वाली बात भी समझ में आई? Yes. ठीक है भाई, फिर से बोल देता हूं, मैंने कहा जनरली VL है ना बड़ा होता है क्योंकि XL बड़ा होता है जनरली, तो इसलिए मैंने इन दोनों का नेट ऊपर ड्रॉ कर दिया। बाकी अगर क्वेश्चन में तुम्हें XC बड़ा दे रखा हो तो भैया इन दोनों का नेट फिर नीचे हो जाएगा। अब VR एज अ सिंगल वेक्टर A वेक्टर की तरह ट्रीट किया जाएगा, और मेरा जो ये नेट है इन दोनों का VL माइनस VC, ये पूरा का पूरा एज अ वेक्टर B कंसिडर किया जाएगा।
तो यार अब इन दोनों के बीच में कितना एंगल आ गया, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री आ गया। तो क्या आप पाइथागोरस थ्योरम से या रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले से इन दोनों के बीच का नेट निकाल दोगे? Yes, sir. तो यहाँ पे आ जाएगा नेट, ये हो गया हमारे पास ई नेट। तो अब मैं इक्वेशंस लिख रहा हूँ, चेक करते रहे इक्वेशन समझ में आई है या नहीं आई है। भैया मैं लिखूंगा ई नॉट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, बीच बीच के स्टेप्स खा रहा हूं क्योंकि वो छोटी छोटी बातें हैं, समझ में आ जानी चाहिए। ये हो जाएगा आई नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस, लेकिन इधर अब की बार मैं लिखूंगा भैया आई नॉट एक्स एल माइनस आई नॉट एक्स सी का होल स्क्वायर। फिर से आई नॉट कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आएगी आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में आएगा बड़ा सा टर्म अब, और वो बड़ा सा टर्म ही हमारा इम्पिडेंस होगा, दैट इज बेसिकली आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। और यही वैल्यू क्या है, यही वैल्यू हमारी इम्पिडेंस की है। तो अगर मैं ट्राइंगल, क्या ट्राइंगल भी खुद बना लोगे? भैया ट्राइंगल बाकी चलो फटाफट बना देता हूं। ये हमारा आर था, ये हमारा एक्सएल माइनस एक्ससी हो जाएगा क्योंकि इधर वीएल माइनस वीसी था, तो ये एक्सएल माइनस एक्ससी हो गया। ये हमारे पास आर हो गया, ये आएगा हमारे पास रिजल्टेंट जेड। किसका पैरेलल ड्रॉ करना है वो आपकी मर्जी। मैंने एक्सएल माइनस एक्ससी का पैरेलल ड्रॉ किया, फिर से ये एक राइट एंगल ट्राइंगल, और मेरे को ये वाला एंगल चाहिए। तो भैया कैलकुलेट करके देख लो cos फाई कितना आया। जैसे मैंने कहा हमेशा r बाय जेड आएगा, मैं अब z की वैल्यू नहीं रख रहा हूं, ये रख देना भैया z की वैल्यू। अब प्लीज चेक करें, कोई दिक्कत कोई समस्या तो पूछें। डंडना डंडन, बढ़िया। चलो अब यार इधर ध्यान दो क्या हो रहा है, क्या दिक्कतें हैं और क्या इसका हमने वो निकाला एडवांटेज लिया। अगर तुम z का देखो तो z का फॉर्मूला क्या आया, अब मैं प्रॉपर एक्सपैंड करके लिख रहा हूं, आर स्क्वेयर प्लस इधर था एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। एक मिनट रुकना प्लीज। अस्मिता ये रिपीट करना है, कुछ वेट करना है? बिल्कुल प्रतिभा मैडम, ये सब है ना, सीख गए कुछ ज्यादा। भाई जैसे कंप्लीट हो बताना, वेट करने के लिए बोला था। चलो थैंक यू। ओके, तो अब हमने क्या कर दिया, एक्सएल का फॉर्मूला लिखा, एक्सएल माइनस एक्ससी था, तो एक्सएल का फॉर्मूला क्या हो गया, ओमेगा एल, माइनस एक्ससी का फॉर्मूला क्या हो गया, 1 बाय ओमेगा सी, और इसका स्क्वायर करना। तो यार अब एक चीज देखो, जो मेरा Z है, जो मतलब फाइनल रेजिस्टेंस है, क्या ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या ये फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये बताओ। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया या रिपीट करूं? हेलो हेलो भैया, क्वेश्चन समझ में आया या रिपीट? Sir, repeat. हाँ तो ऐसा बोलो ना भाई, इतना पूछने में। यार मैं क्या कह रहा हूं, मेरे को फाइंड करना है z। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एक्सएल का फॉर्मूला था ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ एल, तो मुझे पता चल गया था ना कि एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, ऐसे ही हमने एक्ससी के केस में किया था। तो मैं कह रहा हूं इस केस में तो मेरा टोटल रेजिस्टेंस Z है, तो आप ये सोच के बताओ कि जो Z है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे मेरे को एक्सएल का तो पता है, एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एक्ससी का पता है, एक्ससी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसे Z का बताओ। सर डिपेंड ही नहीं करता है फ्रीक्वेंसी पर। क्यों नहीं करता, ओमेगा लिखा हुआ है फॉर्मूले में, ओमेगा का मतलब ही 2 पाई एफ होता है,
तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड तो करता है। तो भाई इधर सुनो, यही इस चीज के साथ एक अच्छी बात भी है, मेरा जो z है वो फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है, दोनों है। दोनों कैसे हैं? क्योंकि एक केस में तो फ्रीक्वेंसी न्यूमरेटर में आ रहा है, लेकिन दूसरे केस में फ्रीक्वेंसी किस में आ रहा है? डिनोमिनेटर में आ रहा है। एक ही फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, कैंसिल नहीं हो सकती क्योंकि डिवाइड नहीं हो रही है, ओमेगा एल और 1/ओमेगा से सब्ट्रैक्ट है। तो भाई देखो इसकी वजह से क्या हुआ, अब समझो यार। मेरे को बताओ करंट और जेड के बीच में कैसा रिलेशन है, इतना तो बता दो। करंट और जेड के बीच में Inversely. Sir, inversely Inversely. proportional. इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेरी गुड। तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने एक ग्राफ प्लॉट किया था। किसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया था भैया? ये करंट आई के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो हमने क्या देखा, इनिशियली जब हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हैं, z की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, z की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, सॉरी उल्टा उल्टा उल्टा, माय मिस्टेक। हमने देखा जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, z की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और करंट की वैल्यू फिर क्या होने लग जाएगी? इंक्रीज करने लग जाएगी। तो ग्राफ कुछ ऐसा बना, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी करंट इंक्रीज होता चलेगा। चेक करो, ये वाली बात समझ में आ रही है यहां तक? Yes. Yes, sir. Yes, sir. फिर हमने क्या देखा कि अब अगर हम फर्दर, अब हम आगे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जा रहे हैं, तो फिर अब z की वैल्यू डिक्रीज ना होने की बजाय इंक्रीज होने लग गई। z की वैल्यू इंक्रीज होने लग गई तो फिर भैया करंट की वैल्यू क्या होने लग जाएगी? डिक्रीज होने लग जाएगी। तो फिर Decrease. करंट का ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनेगा। बिल्कुल ठीक है। चेक करो क्या ये चीज बिल्कुल क्लियर हुई या कुछ रिपीट करना है इसमें? Done, sir. Done, sir. अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसका रीजन है। क्या रीजन है यार? ये ऊपर वाले रीजन ही है, बस थोड़ा सा डिटेल, थोड़ा सा मतलब अच्छे से भैया शांति वाले दिमाग से सोचना, बहुत चीजें सिंपल ही हैं यार। अभी मैंने तुम्हें बताया कि हमारा, इस स्लाइड पे समझ लो, XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है? तो जब तक फ्रीक्वेंसी छोटी रहेगी, जब तक फ्रीक्वेंसी छोटी रहेगी, तो मेरे को बताओ XC की वैल्यू क्या रहेगी? XC की वैल्यू लार्ज रहेगी। क्या ये चीज समझ में आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. भाई XC और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी स्मॉल हुई तो XC लार्ज हुआ। तो इस केस में क्या होगा? XC विल बी ग्रेटर देन XL। तो डोमिनेंट कौन रहेगा? XC। तो मेरा जो Z है ना, वो पहले XC पे डिपेंड करेगा, क्योंकि पहले XC बड़ा है, XC डोमिनेंट है। तो इसलिए जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं, पहले क्या हो रहा है कि भैया हमारा करंट इंक्रीज कर रहा है, लेकिन फिर क्या होता जाएगा? फिर क्या होता जाएगा भैया? जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी को लार्ज बनाते जा रहा हूं, तो उस केस में XC तो छोटा हो जाएगा, XC तो छोटा हो जाएगा, यहां लिख रहा हूं XC विल बिकम स्मॉल। लेकिन अब XL पे क्या फर्क पड़ेगा? XL तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, तो XL अब की बार लार्ज होता चले जाएगा। तो अब की बार XL डोमिनेंट होगा। तो अब जो Z की वैल्यू है वो किस पे ज्यादा डिपेंड करेगी? XL या XC पे? Sir, XL. बिल्कुल। तो यही फर्क पड़ रहा है कि जब हमारा भैया फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले गए, तो क्या हुआ? हमारा XC डोमिनेंट चलते जा रहा था, लेकिन उसके बाद फिर XL डोमिनेंट हुआ। तो इसलिए एक बार तो करंट इंक्रीज कर रहा है क्योंकि XC डोमिनेंट है, लेकिन फिर बाद में XL डोमिनेंट हुआ। और XL के अंदर तो हमें पता है ना, एक बैक EMF क्रिएट हो जाता है इंडक्टर के अंदर, तो वो करंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं, बैक EMF क्रिएट हुआ है, तो फिर वो करंट की वैल्यू क्या कराएगा? डिक्रीज कराएगा। भैया चेक करके बता दो, कोई दिक्कत है? No, sir. No, sir. No, sir. अच्छा ठीक है। आकाश फिर से ये वाली स्लाइड बतानी है। चलो आकाश फिर से लिख रहा हूँ भैया, ये सब चीजें ध्यान देना, फिर से लिख रहा हूँ, डाउट है लोगों को। आकाश मैंने कहा इनिशियली सबसे पहले क्या हो रहा है? सबसे पहले एक काम करते हैं भाई, मैंने कहा फ्रीक्वेंसी को मैंने स्मॉल रखा है, फ्रीक्वेंसी को स्मॉल रखा है, तो ये चेक करो XL और XC का क्या रिलेशन है। तो हमें पता है कि भैया जो XL है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
तो मेरे को बताओ XL क्या रहेगा, XL छोटा रहेगा, वेयरएज XC क्या रहेगा, XC लार्ज बन जाएगा। चेक करके बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? No, sir. XC लार्ज है। अब एक चीज याद रखना, अगर XC लार्ज है तो ये कौन से इस पूरे सर्किट से कौन सा करंट इजीली पास करेगा, ऑल्टरनेटिंग या डायरेक्ट? सोचो। नहीं समझ में आया? Sir, question repeat. क्वेश्चन रिपीट। यार मैं कह रहा हूं फ्रीक्वेंसी स्मॉल तो XL स्मॉल, फ्रीक्वेंसी लार्ज सॉरी फ्रीक्वेंसी स्मॉल तो XC लार्ज, ठीक है। अब हमारा डोमिनेंट कौन है? डोमिनेंट हो गया भैया XC, मतलब कैपेसिटर का रेजिस्टेंस बड़ा हो गया है। कैपेसिटर का रेजिस्टेंस बड़ा हो गया तो कैपेसिटर अपने थ्रू करंट को फ्लो नहीं करने देगा। क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको? IC की वैल्यू मैं 0 कर देता हूं एक तरीके से। तो करंट फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? इंडक्टर। भैया ये चीज समझ में आ रही है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. इंडक्टर करंट फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंडक्टर तो ऑल्टरनेटिंग करंट को अपोज करता है, लेकिन भैया इंडक्टर की वैल्यू स्मॉल है तो वो ऑल्टरनेटिंग करंट को ज्यादा अपोज नहीं कर पाएगा, इसलिए स्टार्टिंग में करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि XL छोटा है और XL हमारा AC को रोकता है। तो XL छोटा है तो XL AC को रोक ही नहीं पाया, तो इसलिए करंट की वैल्यू क्या होती जा रही है? बढ़ते जा रही है। आकाश यहां तक की बात समझ में आई है? Yes, sir. अब आकाश मैं क्या कर रहा हूं, हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जा रहे हैं ना, तो अब फ्रीक्वेंसी लार्ज हो गई। फ्रीक्वेंसी लार्ज हो गई है तो यार इस केस में XL फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता था तो XL तो लार्ज हो गया और हमारा XC क्या हो गया? XC हमारा स्मॉल हो गया। अब यार हमारा डोमिनेंट XL हो गया, लेकिन XL के साथ तो एक दिक्कत है। XL अगर डोमिनेंट है तो इंडक्टर मतलब डोमिनेंट हो गया, लेकिन इंडक्टर ऑल्टरनेटिंग करंट को इजीली पास नहीं करने देता। तो इस केस में जब ऑल्टरनेटिंग करंट को वो इजीली पास नहीं करने देता तो अब करंट की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए? Sir, decrease. तो यही Decrease. चीज अब यहाँ पे करंट डिक्रीज होते जा रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग वाली सिचुएशन में XC बड़ा है और इसके बाद XL बड़ा हो गया, बस ये डिफरेंस आ रहा। क्या ये चीज समझ में आ गई अब आपको? Yes. Yes, sir. बढ़िया। अब इसी से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन समझो। थर्ड पॉइंट यार आपको दिख रहा होगा कि करंट के पास एक पीक वैल्यू आ रही है, मतलब पहले करंट इंक्रीज होते जा रहा था, लेकिन फिर एक ऐसा पॉइंट आया वो हो गई पीक, उसके बाद फिर उसने डिक्रीज होना शुरू कर दिया। तो ये वाला करंट हमारा क्या कहलाएगा भैया? ये वाला करंट मेरा कहलाएगा पीक करंट, I0 की वैल्यू। तो I0 की वैल्यू अगर तुम नोटिस करो, ये केवल एक ही यूनिक वैल्यू पे आ रहा है, एक ही यूनिक वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया करंट कोई ना कोई I1, तो I1 के करस्पॉन्डिंग कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है? I1 के करस्पॉन्डिंग 2 फ्रीक्वेंसी आ रही है। क्या आपको ये चीज समझ में आई है? Yes, sir. Yes, sir. मतलब एक ही करंट के लिए 2 फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सिबल हैं, एक फ्रीक्वेंसी है F1, एक फ्रीक्वेंसी है F2। तो मतलब हर एक करंट के लिए 2 फ्रीक्वेंसी होंगी, हर एक करंट के लिए 2 फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन केवल पीक करंट, मैक्सिमम करंट ही अकेला ऐसा करंट होगा जिसपे 2 फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही है, एक ही फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो ये फ्रीक्वेंसी हमारी कहलाती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब मैं इसको एक्सप्लेन करते जा रहा हूं, ध्यान देना। इधर थर्ड पॉइंट इस वाली स्लाइड पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। थर्ड पॉइंट क्या है कि भैया एक सिचुएशन ऐसी आएगी, वो सिचुएशन होगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इस वाली सिचुएशन पे क्या हो रहा है? इस वाली सिचुएशन पे एक्चुअल में XL और XC दोनों इक्वल हो जाएंगे, कोई डोमिनेंट नहीं रहेगा, ना XL ना XC, दोनों इक्वल हो गए। अगर दोनों इक्वल हो गए तो जरा इस वाले फॉर्मूले पे जाओ, इन दोनों को इक्वल हो गए तो ये वाला कट के 0 हो जाएगा। Yes, Yes, sir. sir. ये वाला कट के 0 हो गया तो फिर रेजिस्टेंस में बचा क्या, इंपेडेंस में बचा क्या? केवल R का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख रहा हूं, तो इस वाली सिचुएशन में क्या होगा, जो Z की वैल्यू है वो हो जाएगी रूट ऑफ R स्क्वायर, मतलब विच इज इक्वल टू R। तो इधर मेरे पास जो इंपेडेंस आएगा वो मिनिमम होगा,
और अभी मैंने आपको ये चीज भी समझाई कि हमारा करंट और इम्पेडेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर इम्पेडेंस मिनिमम हो गया तो बहुत क्लियर कट बात है करंट कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम। यही चीज का हम एडवांटेज उठाते हैं, यही चीज का एडवांटेज हम उठाते हैं। कैसे उठाते हैं वो आपको अभी मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप यहां तक पूरा नोट डाउन कर लो कि हम कैसे इस चीज का एडवांटेज उठाते हैं। और एक बार बिल्कुल अच्छे से चेक करना, जैसे मैंने बोला थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है लेकिन है थोड़ा सा भैया वैसा सा कॉन्सेप्ट, तो चेक करते रहो पूरा समझ में आ रहा है या नहीं। गायत्री नेक्स्ट स्लाइड ये लो। थर्ड पॉइंट ये लो। तो भाई याद रखना रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, ऐसी फ्रीक्वेंसी जिसमें XL इक्वल्स टू XC हो जाता है, या ये कह लो ओमेगा L इक्वल्स टू 1 बाय ओमेगा C हो जाता है। भाई जैसे सबका कंप्लीट हो जाए प्लीज बताते जाओ। गुड प्रतिभा, गायत्री डन डन सर। डन। चलो अब समझो ये कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या करते हैं इसका। LCR सर्किट भैया बहुत जगह और बहुत इंपॉर्टेंस का है यार। टीवी रिमोट सभी यूज करते हैं, टेलीविजन रिमोट। मेरे को बताओ ऐसा क्या कर रहे हैं हम कि मैं चैनल, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे घर में डिश कनेक्शन लगा हुआ है, मैं अपने घर की बात बता रहा हूँ। जैसे भैया 101 पे आता है स्टार प्लस, ऐसे ही 103 पे आता है भैया जैसे कलर्स, 105 पे आता है सोनी टीवी, इस तरीके से जस्ट मैंने एग्जांपल ले लिया। तो मेरे को बताओ ये ऐसा क्या है कि यार 107 पे 107 पे सोनी सभी आ रहा है, बाकी चैनल्स क्या कर रहे हैं उस वक्त। ऐसे अगर मैं 101 करूं तो ऐसा क्या है जिसमें सिर्फ स्टार प्लस ही शो करेगा, बाकी सारे चैनल्स कहां गए फिर उस वक्त। क्या मेरा क्वेश्चन समझ में आया? आया ना? यस सर। चलो डन। तो देखो इसका क्या लॉजिक है। आपका जो टीवी है और टीवी रिमोट है, बेसिकली आपका टीवी रिमोट एक LCR सर्किट है। आप कभी भी अपने टीवी रिमोट को खोलना, आप बोलोगे सर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही खुलवाते रहते हो। टीवी रिमोट को खोलना, उसमें आपको कैपेसिटर भी दिखेगा, इंडक्टर भी दिखेगा और रेजिस्टेंस तो है ही। तो वो एक LCR सर्किट है। अब हम LCR सर्किट से क्या कर रहे हैं उसकी कहानी सुनो यार। ये बेसिकली जितने भी चैनल्स हैं ये सैटेलाइट से आ रहे हैं। हमने क्या कर रखा है, हमने नहीं बेसिकली मतलब लोगों ने जो इन्होंने खरीद रखा है चैनल, जैसे जो स्टार का मालिक है वो बेसिकली क्या करता है, वो एक फ्रीक्वेंसी खरीदेगा और एक फ्रीक्वेंसी को वो एक चैनल अलॉट कर देगा। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं बस कि भैया यही चैनल के नंबर को फ्रीक्वेंसी अज्यूम कर लो, चैनल के नंबर को ही फ्रीक्वेंसी अज्यूम कर लो। तो स्टार के मालिक ने क्या करा, उसने बहुत सारी फ्रीक्वेंसी खरीदी होगी, लेकिन उसने कहा कि जब मैं 101 को वो कौन से चैनल को अलॉट कर देगा, स्टार प्लस को अलॉट कर देगा। क्या चीजें समझ में आ रही हैं? Yes, sir. सिमिलरली भैया जैसे सोनी वाले ने क्या किया होगा, सोनी के बहुत सारे चैनल्स होते हैं, तो उसने बहुत सारी फ्रीक्वेंसी खरीदी है, लेकिन उसने हर एक फ्रीक्वेंसी को एक चैनल अलॉट कर दिया। उसने कहा कि भैया मैं 105 वाली फ्रीक्वेंसी को सोनी टीवी दूंगा, 107 वाली फ्रीक्वेंसी को सोनी सब दूंगा। अब आप क्या कर रहे हो, आप चैनल का जो बटन प्रेस कर रहे हो उससे बेसिकली आप कैपेसिटर की वैल्यू चेंज कर रहे हो। कैपेसिटर की वैल्यू कैसे चेंज कर रहे हो यार? भाई इधर देखो इस चीज को, मैंने अभी बोला कि ओमेगा एल किसके बराबर होना चाहिए, 1 बाय ओमेगा सी के बराबर होना चाहिए। यस सर। तो यार मैं क्या कह रहा था कि ओमेगा एल इक्वल्स टू ओमेगा सी, इन दोनों को इक्वेट कर दो तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय एल सी हो जाएगा। तो ओमेगा हो जाएगा हमारे पास, मतलब सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट ऑफ एल सी, तो ये एफ हो जाएगा 1 बाय 2 पाई रूट ऑफ एल सी।
पहले चेक करके बताओ यहां तक सबको समझ में आया या रिपीट करना है? Done, sir. डन। अब देखो भैया, जैसे मैं बता रहा था यार, मेरे को बताओ कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करते ही फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी? Yes, अरे हाँ या ना? yes, sir. Yes, sir. भैया क्या हो गया, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? फिर से कुछ रिपीट करना है? किसके लिए रिपीट करना है, जल्दी बोलो। किसी ने कुछ नहीं बोला, चलो फिर से एक बार एक बार रिपीट, ठीक है। यार मैंने तुम्हें क्या बोला, हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए। पहले नीचे वाले कॉन्सेप्ट को भूल जाओ, पहले सिर्फ ऊपर वाले कॉन्सेप्ट को ही पकड़ो। मैंने तुम्हें क्या बोला, हमारे पास एक ही फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी जिसपे करंट क्या करेगा, मैक्सिमम फ्लो करेगा। ये चीज तो यार क्लियर है ना? Yes, sir. डन। अब मैं क्या कह रहा हूँ, वो फ्रीक्वेंसी पता करो, वो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी जिसपे करंट मैक्सिमम जाएगा, वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता करो। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैसे पता करेंगे, इसी फॉर्मूले को पकड़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बस। तो मेरे पास आ गया ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 1/LC। इस L को नीचे ले आया, ओमेगा को ऊपर ले आया, बस इतनी सी कहानी करिए। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πf, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, f को यहीं छोड़ दिया, 2π को मैं नीचे ले आया, तो ये आ जाएगा 2π√LC। अब चेक करके बताओ, इस फॉर्मूले तक कोई डाउट है? No, sir. ये फॉर्मूला किस No, चीज sir. का है भैया? ये फॉर्मूला रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी Resonant का है, वो वाली फ्रीक्वेंसी का है जिसपे करंट मैक्सिमम आएगा। अब क्या करते हैं हम, सर्किट में ना रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं करते, इंडक्टर की वैल्यू चेंज नहीं करते, हम किसकी वैल्यू चेंज करते हैं, हम कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करते हैं। तो भैया जैसे जैसे मैं कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करूंगा, तो वैसे वैसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज होगी। तो यही हम कर रहे हैं अपने रिमोट कंट्रोल्स में। रिमोट कंट्रोल में हम क्या कर रहे हैं, हम चैनल चेंज करके कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। जैसे मैं कैपेसिटेंस चेंज करूंगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, और इसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम आएगा, बाकी सारी फ्रीक्वेंसी पे करंट मिनिमम, मतलब करंट कम आएगा, तो वो कैंसल आउट हो जाएंगे। ये वाला सर्किट है ना, एक तरीके से इसका नाम पता है क्या होता है एलसीआर सर्किट का? एलसीआर सर्किट का नाम होता है एक्सेप्टर सर्किट। एक्सेप्टर सर्किट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिर्फ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करेगा, बाकी सारी फ्रीक्वेंसी को क्या कर देगा, ये कट कर देगा। तो जैसे सपोज आपने कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करके चैनल नंबर टाइप किया 101, जैसे मैंने अपने रिमोट से टाइप किया 101, तो ये क्या करेगा, ये इस 101 को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बना देगा। 101 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बन गई, तो केवल इसी फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम आएगा, तो हमारा सिर्फ स्टार प्लस प्ले होगा, बाकी सारी फ्रीक्वेंसी रिजेक्ट हो जाएंगी, तो ये चैनल उस टाइम पे प्ले नहीं होंगे। क्या समझ में आया टीवी का कैसे वर्क करता है? Yes. चलो डन। सिमिलरली अगर मैं अपने रिमोट कंट्रोल से टाइप करूं 105, तो अब ये 105 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, और इसी फ्रीक्वेंसी पे अब करंट मैक्सिमम होगा, बाकी सारी फ्रीक्वेंसी कैंसल आउट, रिजेक्ट हो जाएंगी। तो इस फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड जो चैनल होगा, इस टाइम पे सिर्फ वही प्ले होगा, बाकी सारे चैनल्स तो वीक हो गए, तो वो रिजेक्ट हो गए। यही सेम चीज होती है रेडियोस के अंदर। भैया आप सबने वो पुराने जमाने वाले रेडियो देखे होंगे शायद से, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ कैसा रेडियो था। इस टाइप का रेडियो होता है कि यहाँ पे एक नीडल होती है जो स्लाइड करती है, और यहाँ पे एक नॉब होता है। किस किसने देखा ये वाला रेडियो भाई? टेप वाले, बिल्कुल। जैसे जैसे इस नॉब को घुमाओगे, वैसे वैसे जो ये व्हाइट कलर का स्लाइडर है, ये आगे बढ़ता चले जाता है या पीछे बढ़ता है। ये वाले रेडियो आई होप सबने देखे होंगे, वेरी गुड। तो इधर भी तो यही कर रहा है। ये बेसिकली नॉब जो है, ये क्या कंट्रोल कर रहा है भैया? ये कैपेसिटर होता है। यहाँ पे बेसिकली क्या लिखी होती है? फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम नॉब घुमा रहे हैं, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ? कैपेसिटर चेंज कर रहा हूँ। कैपेसिटर चेंज करते ही फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, और केवल वो ही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, बाकी सारे चैनल रिजेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे मैंने कैपेसिटर चेंज कर दिया और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बना दी 98.3, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली, तो सपोज 98.3 रेड एफएम है, तो उस टाइम पे केवल रेड एफएम प्ले करेगा, बाकी सारे चैनल कट जाएंगे, तो और कोई एफएम प्ले नहीं करेगा। भैया डन है? अब तो किसी को डाउट नहीं है ना एलसीआर सर्किट कहाँ यूज होता है? No, sir.
अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, एलसीआर सर्किट लास्ट कहाँ यूज होता है, आप सब अपने घर में रिकॉल कर पाओगे। आपके घर में अगर पुरानी वाली ट्यूबलाइट है, एलईडी नहीं, आपके घर में अगर पुरानी वाली फ्लोरेसेंट ट्यूब है, वो भी तो एलईडी है। कैसे एलईडी है समझो, मैं पुरानी ट्यूबलाइट ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, गूगल पे सर्च करने बैठूंगा तो समय लग जाएगा। पुरानी वाली ट्यूबलाइट पे लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे एक चोक बना होता है, एक ऐसा बड़ा सा भारी सा डिवाइस होता है, यहाँ पे दो, वो एक ऐसा पॉइंटर सा होता है, और एक होती है फिर ट्यूबलाइट। तो ये वाला जो है ये बेसिकली कैपेसिटर है, जिसको स्टार्टर कहते हैं भैया कुछ लोग। ये वाला है हमारे पास चोक कॉइल, और चोक कॉइल का मतलब होता है इंडक्टर। और हमारी ट्यूबलाइट, हमारी जो ट्यूबलाइट है वो बेसिकली रेजिस्टेंस है। तो देखो हो गया ना अपने आप एलसीआर सर्किट। Yes, sir. बस अब ट्यूबलाइट में एलसीआर सर्किट क्यों यूज कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि हमारे घर में ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है। अगर मैं एलसीआर सर्किट यूज ना करूं ट्यूबलाइट के लिए, जैसे आप बाई चांस किसी एक को रिमूव कर दो, कैपेसिटर को, तो आपको खुद को पता है ना ट्यूबलाइट ग्लो नहीं करती, या फिर वो फ्लक्चुएट करती है। अगर स्टार्टर हल्का सा हिल जाता है तो लाइट फ्लक्चुएट करती है, उसका रीजन ही यही है। कैपेसिटर हटा दिया तो ये सारी फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करेगा, सारी फ्रीक्वेंसी को, सारी फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करेगा, तो फिर भैया हमारा ट्यूबलाइट फ्लक्चुएट करेगी। लेकिन जैसे ये सर्किट कंप्लीट हो गया, ये केवल एक ही फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करेगा, तो ट्यूबलाइट कांस्टेंट ब्राइटनेस से ग्लो करेगी, और क्या कहते हैं बाकी सारी फ्रीक्वेंसी को कट कर देगी। बिल्कुल ऋत्विका, चोक कॉइल से सिर्फ प्योर इंडक्टिव सर्किट हो जाएगा अगर कैपेसिटर हट गया तो। प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में तो फिर ये डायरेक्ट करंट को फ्लो कराएगा, ऑल्टरनेटिंग को तो काट ही देगा। फिर उस केस में हमारी ट्यूबलाइट है ना सिर्फ बैटरी वगैरह से चलती, हमारे घर के मेन कनेक्शन से नहीं चल पाती। चलो ये सब तो एक्स्ट्रा थ्योरेटिकल बातें हो गई, सबको क्लियर है, कुछ डाउट नहीं है, ये चेक करो बस। वो तो ट्यूबलाइट के अंदर होती है यार, उसको ग्लो कराने के लिए, हीटिंग इफेक्ट कराने के लिए, कि वो हीट होगा गैस की वजह से, उस वो गैस हीट अप होगी और हमें एक हीट मतलब हीटिंग इफेक्ट मिल जाएगा, ये उस चीज का। Done, sir. डन। तो बस यार यही सब चीजें हैं। अब इस पे होंगे कुछ न्यूमेरिकल्स कि भैया आपको बहुत सारी चीजें इसमें कैलकुलेट करनी होंगी। तो आओ कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं, भैया करें क्वेश्चंस। Yes, Sir. चलो डन। तो भैया लो ट्राई करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भाई वैल्यूज बड़ी अजीब अजीब सी आ सकती हैं, तो घबराना नहीं है। इफ यू वांट यू कैन यूज द कैलकुलेटर फॉर द टाइम भी, कि भैया अभी के लिए कैलकुलेटर यूज कर लो। ये रेस कर दिया, लिखो भैया पहला क्वेश्चन। वैसे तो आपका ये सब हो चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया हमारे पास एक एलसीआर सर्किट है, इंडक्टर की वैल्यू दे रखी है दैट इज 5 हेनरी, और हमें कैपेसिटर की वैल्यू गिवन है 80 माइक्रोफेरेड, हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू भी गिवन है दैट इज 40 ओम्स। एलसीआर सर्किट, ये एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्टेड है, ऑल्टरनेटिंग सोर्स की वैल्यू दे रखी है 240 वोल्ट। क्या क्या कैलकुलेट करना है भैया देखते जाओ, मल्टीपल पार्ट्स हैं। सबसे पहला है कि भैया आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। सेकंड पार्ट कह रहा है कि भैया हमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके बताओ। थर्ड पार्ट कह रहा है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट कैलकुलेट करके बताओ, करंट कितना आ रहा है। और एक मिनट, मैंने शायद से गलत कर दिया भैया, यही दो पार्ट्स हैं, इसको एक कैलकुलेट करना है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एक कैलकुलेट करना है करंट एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और थर्ड वाला कह रहा है कि भैया वीआरएमएस या ईआरएमएस बेसिकली उसकी वैल्यू फाइंड करो। भैया सिंपल सा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल टाइप की क्वेश्चन है, हो जाएगा मेरे ख्याल से। ओमेगा आर, करंट एट ओमेगा आर मतलब बेसिकली आई नॉट हो गया, एंड ईआरएमएस
ऋत्विका आपने ओमेगा 25 निकाला है या फ्रीक्वेंसी 25 निकाली है? सर ओमेगा। नहीं, फिर सही नहीं आ रहा है। और मैं याद रखना, मैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ। रिजल्ट बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। तो भाई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1/√of LC। फ्रीक्वेंसी निकालनी होती तो 1/2π√of LC। तो यार इससे कैलकुलेट करोगे, हाँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/L की वैल्यू दे रखी है 5 और R की वैल्यू दे रखी है 40। तो 40 इंटू 5LC, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। तो ये 5 इंटू 80, 5 इंटू 80 कितना हो जाएगा भाई? 1600, सॉरी 400, 400, ठीक है 400। 1/400 इसमें बड़ी भयंकर है, लेकिन वो चल रही है भैया, दिक्कत है। सर माइक्रोफैरेड का 10⁻⁻6 भी तो होगा। वो भी होगा बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 400 इंटू 10⁻⁻6। इसको सॉल्व करो, कैलकुलेट करो भैया, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए 50। आकाश बस वो चेक कर लो आपका यूनिट्स वगैरह, बाकी सब कुछ तो ठीक है। डन। फिर अब सेकंड पार्ट तो आसान हो ही गया, करंट एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। हमें पता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट का फॉर्मूला होता है भैया E/R। लेकिन मेरे को बताओ, ये जो EMF दे रखा है ये किसकी वैल्यू है? E0 की है, ERMS है, या क्या है ये? ERMS। भाई वेरी गुड, मैंने आपको बता रखा है कि ऑल्टरनेटिंग करंट है, फिर भी एक सिंगल वैल्यू है, तो मतलब ये RMS वैल्यू होगी। तो इधर अगर आप ERMS ले रहे हो तो फिर करंट भी कैसा निकलेगा आपके पास? IRMS निकलेगा। बस ये चीज याद रखना। तो IRMS इज ERMS/R। ये क्वेश्चन में ये अगर नहीं गिवन है तब तो आप IRMS ही निकाल दो, अदरवाइज अगर क्वेश्चन में I0 गिवन है तो पहले आपको फिर E0 निकालना पड़ता। तो भैया ERMS है हमारे पास 240 और ये हो गया हमारे पास R की वैल्यू 50। ये कटा तो ये हो जाएगा हमारे पास भैया 4.8 एम्पियर। चेक करके देख लो, कोई दिक्कत? नो सर। चलो डन। अरे एक मिनट मैंने क्या कर दिया? सर बट R की हाँ वैल्यू तो हाँ 40 हाँ, वही मेरी गलती भैया। 240 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू है 40, तो भैया ये हो गया 6 एम्पियर। मेरी गलती। थर्ड वाला पार्ट कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यही चीज समझानी थी। जो E दे रखा है बेसिकली वो ही ERMS है। जो E दे रखा है वो ही बेसिकली ERMS है। चेक कर लो, इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस में कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो सर। तो बस आज के लिए भैया इतना ही करना था। 6 के 6 टाइप के सर्किट्स हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे और आगे वाला कॉन्सेप्ट करेंगे।